हेलो गाइस, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माहिर स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं LT ग्रेट इंग्लिश के टॉपिक बाय टॉपिक्स सिलेबस को कवर कराने के लिए प्रयासरत हूँ और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको टॉपिक्स अच्छा लग रहा है, मतलब जो क्वेश्चंस मेरे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ना लगे क्वेश्चन में कोई दम नहीं तो आप ना करें, उसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। तो साथियों, चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हमने चूज किया है कि जॉन कीट का। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। जॉन कीट साहब के 2 वर्क्स हमारे LT में लगे हुए हैं। एक तो ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न है, दूसरा ला वेला डेमसेल्स मर्सी है। ला वेला डेमसेल्स मर्सी से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न से क्वेश्चंस आते हैं। तो साथियों, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन और सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप 100% की गारंटी करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी आपका बच के नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन आपको बच के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे से रिवीजन करें, पढ़ें। और तो चलिए साथियों, बगैर टाइम वेस्टिंग किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जो जॉन कीट साहब हैं वो किस एज के थे। जॉन कीट साहब किस एज के थे, तो इनकी एज हमें बतानी है। किस एज के थे? तो रोमांटिक एज के थे। 1 मिनट, वेट 4 मिनट्स। जॉन कीट 217। इनका जन्म कब हुआ था? हालांकि इनके जन्म से मुझे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इनका जन्म जान लेते हैं कि 1795 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1821 में हुई थी। एजेस, इनकी जो एज होती है यानी कितने एज तक जो जीवित रहे, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि 25 भी लिखा है और 26 भी आ रहा, तो वो आप क्लियर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं कि जॉन कीट डेड ऑफ। तो जॉन कीट साहब की मृत्यु कैसे होती है? तो ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। जॉन कीट डाइड एट द एज ऑफ, तो एज, इनकी एज बतानी है। यहीं पे 26 और 25, मोस्टली 25 से कुछ प्लस हो रहे हैं, इसीलिए 26 की बात हम कर लेते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज हेलेनिज्म? हेलेनिज्म क्या है? व्हाट वी फाइंड इन कीट पोएट्री। तो जॉन कीट की पोएट्री में हेलेनिज्म क्या है? हेलेनिज्म होता क्या है? हेलेनिज्म की बात जब हम करते हैं तो कीट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ
ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। तो जॉन किट्स साहब ने हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ग्रीक आर्ट और उसके कल्चर में इनके वर्क्स में देखने को मिलता है, और वहाँ के वर्क को हम हेलेनिज्म कहा जाता है। तो इसीलिए ये हेलेनिज्म पाया जाता है, इनकी वर्क्स में हेलेनिज्म पाया जाता है साथियों। हाउ मेनी ऑड डिड कीट राइट? तो हाउ मेनी ऑड, कितने ऑड लिखे? डिड कीट राइट, कीट ने कितने ऑड लिखे? तो 6 लिखे। वेयर डिड कीट रोट हिज द फेमस ओड? तो वेयर डज कीट रोट दिस फेमस, इनका एक फेमस ओड है, वो इन्होंने कहाँ लिखा? द बेम्बर्थ हाउस। ठीक है। व्हेन डिड कीट रोट हिज 5 for 6 फेमस ओड्स? कि जॉन किट साहब के 5 जो 5 of 6 जो हैं फेमस ओड हैं वो किस सन में लिखे गए? तो 1890 में। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज रिटन, तो ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न कब लिखा गया? तो 1890 में लिखा गया। नेक्स्ट है इनविच मैगजीन इन दिस फर्स्ट पब्लिकेशन। अब भैया ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनका इनविच द मैगजीन इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड, इनकी जो विश मैगजीन, उस मैगजीन का नाम बताओ। तो उसमें इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड, उसमें फर्स्ट पब्लिश सबसे पहले प्रकाशित हुआ किस मैगजीन में? तो एनल ऑफ द फाइन आर्ट्स एक मैगजीन है, उसमें इनका पहला सबसे पहले पब्लिश किया। इनमें कोई इनका नाम नहीं लिखा था। ठीक है। फिर द अर्न मेंटेन्ड इन द पोएम बिलोंग टू, जो अर्न है वो मेंटेन इन द पोएम बिलोंग टू, किस से बिलोंग करती है? तो एशियंट ग्रीक। भाई ग्रीक जो है अर्न, उसका देखिए नाम पे ही है, टाइटल ही सबसे पहले एशियंट, ओडाना ग्रेसियन, अर्न ग्रेसियन का मतलब ग्रीक का, तो एशियंट ग्रीक जे आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। द टेक्निक ऑफ द पोएम इज कॉल्ड द इकेपेसिस विच मीन्स, इसका मीन क्या है? तो आपको बताना है द पोएटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द स्कल्पचर इन वर्ड्स। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन 9 वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बने, सारे क्वेश्चंस इसमें एक एक क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मिस हो रहा, तो चलिए 13 पे देख लेते हैं। द ग्रीसियन अर्न इज मेड ऑफ, एशियन अर्न है वो किस चीज़ का बना? आप आपसे एग्जामिनर बिल्कुल पूछे, देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ओडाना ग्रेसियन अर्न से बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। इतने क्वेश्चन बनेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी से आते हैं, लाइन क्वेश्चंस यहीं से उठेंगे। तो इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है कि जो ग्रीसियन अर्न है वो किसका बना हुआ है? मार्बल का बना। हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन अ पोएम में कितने स्टेंजा है? 5 स्टेंजा की पोएम है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा? हाँ, हाउ मेनी लाइन्स, कितनी लाइन्स हैं इन ईच स्टेंजा, एक स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स है भैया। तो ये हमें ध्यान रखना है। What does speaker describe in this poem? What does speaker describe in this poem? इस पोएम में जो स्पीकर है वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है? पेंटिंग ऑन द ग्रेसियन, जो ग्रेसियन अर्न है उसके ऊपर जो पेंटिंग की हुई है, जो उस पर चित्रकारी की गई, उसको वर्णन करता है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है। यूँ आप समझ लीजिए कि मोती
एक ही क्वेश्चन मोती की तरह बिल्कुल क्लियर। यही क्वेश्चन सीधे एग्जामिनर आपको पूछेगा, भैया कि बताओ जो पेंटिंग है उसमें किसका वर्णन किया गया, तो पेंटिंग ऑन द ग्रीष्म का हाउ मेनी मेजर्स इमेज सीन्स इन डिस्क्राइब इज पोएम। तो अब पूरी पोएम की बात करते हैं, तो पूरी पोएम में मेजर इमेज, जो मेजर इमेज है, सीन्स हैं, वो कितनी सीन्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो वो सीन्स आपको बतानी है और वो हमें ध्यान भी रखनी है। वो आगे अभी इसी ये वीडियो में हम क्विज कराएंगे, क्विज वाले में कराएंगे, तो आपको सीन्स, सारी सीन को आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सीन उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो इसमें 3 सीन्स, एक तो फर्स्ट पेज में, फर्स्ट स्टेंजा में ही है, फिर एक तो वो मेडन वाली है, फिर पैप वाली है, और फिर वो जो 3 सीनें उसमें दी गई हैं वो उनको वर्णन किया गया, वो आपको अलग अलग अभी आगे देखने को मिलेगी। तो साथियों परेशान मत होइए, एक एक क्वेश्चंस बहुत यहाँ से, इन्हीं से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द फर्स्ट सीन डिस्क्राइब एज द स्पीकर। देखिए आप 3 सीनें हैं, 3 सीन्स हैं। इस सीन में फर्स्ट सीन में क्या है, द लॉस्टफुल गाइस द चेस्टिंग इज ब्यूटीफुल वुमेन। भाई ब्यूटीफुल वुमेन का वर्णन किया गया, क्यों, वो कैसी बताएगी, ब्राइड। ठीक है, तो जो उसमें दिया गया है वो बिल्कुल हमारा, उसकी जो है वर्णन किया गया वो बिल्कुल एकदम 1 मिनट साथियों रुक जाओ। अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। देखिए वर्णन इसमें फर्स्ट सीन में क्या क्या है कि अनरेविस्ड ब्राइड की तरह उसका वर्णन किया गया फर्स्ट सीन। अब आपसे क्वेश्चन ये इस टाइप से बन सकता है कि जो फर्स्ट सीन में है उसमें किसका वर्णन किया गया, तो फिर वुमेन का वर्णन किया गया। फर्स्ट सीन की लाइन दे देगी, उसमें किसका वर्णन किया गया, उसमें कुछ लाइन्स आपको दे देगी, क्वाइटनेस का वर्णन किया गया, ब्यूटीफुल, उसमें आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, क्वाइट दे देगा, ब्यूटीफुल देगा, तो फिर क्वाइटनेस ही हमारा सही होगा। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे फिट होने वाले। व्हाट इज द सेकेंड सीन ऑफ डिस्क्राइब एज द स्पीकर। व्हाट इज द सेकेंड सीन डिस्क्राइब बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा सेकेंड सीन, पूरी सीन आपको बताएंगे, बस सेकेंड सीन में क्या वर्णन किया गया। फर्स्ट सीन में वुमेन का वर्णन किया गया, सेकेंड सीन में द यंग मैन प्लेइंग पिप अंडर द ट्री। जो सेकेंड सीन है, आपसे ये इस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन सीधे सीधे बना सकता है कि भैया सेकेंड सीन में किसका, स्पीकर जो है, पोएट जो है, किसका वर्णन करता है, तो द प्लेइंग पिप अंडर अ ट्री। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट बन रहा है। व्हाट इज़ द थर्ड सीन डिस्क्राइब ऑफ इन द पोएम। तो थर्ड सीन में क्या वर्णन करता है कि द विलेजर्स एंड प्रीस्ट हु इज़ द गैदर टू परफॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस की, जो काऊ को माला पहनाकर उसे नहला धुला कर लिए जा रहे हैं सेक्रीफाइस के लिए, बलिदान देने के लिए, तो वहाँ उसका वर्णन किया गया। कितनी कितनी अच्छी सी लाइन है, जो जो सीन है वो बहुत अच्छी सीन है और इसको हमें ध्यान में रखना है। तो जो जो 3 सीन्स दी गई हैं ये हमें ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट भी बन रहे हैं। द 3 इमेजेस सीन्स आर ब्रॉडेड बाय, तो इसमें क्या है, आ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न इज लीव्स। ठीक है, जो लीव्स का जो पैटर्न है उसका, तो वो उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, थर्ड में उसकी लीव्स का वर्णन किया गया है, पत्तियों का वर्णन किया गया है, जो उससे बनने वाली पिक्चर से उसका वर्णन किया गया है।
जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए। द स्पीकर कॉल्ड द टर्न ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड। तो एडॉप्टेड चाइल्ड जो फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन में आपको बताया जाता है कि द स्पीकर कॉल अस द अर्न एन एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ। तो क्या? साइलेंस एंड स्लो टाइम। साइलेंस एंड स्लो टाइम बताता है कि दाओ फॉरेस्टी चाइल्ड एंड ऑफ साइलेंस ऑफ द स्लो टाइम। अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके और ऑन ग्रेशन अर्न का फर्स्ट पार्ट में आपको पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, पूरी की पूरी पोएम उसमें हमने डिटेल्ड में समझाई हुई पढ़ाई हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द अर्न इज कॉल्ड ब्राइड ऑफ। तो ब्राइड किसे कहा गया? अर्न जो है अगले क्वेश्चन में कहा गया कि द अर्न इज कॉल्ड द ब्राइड ऑफ। तो ब्राइड जो है यानी दुल्हन है वो कैसी है? क्वाइटनेस है। कैसी है? क्वाइटनेस। नेक्स्ट, Why does the urn is called the Slavian historian? उसको स्लेवियन हिस्टोरियन क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ द टेल अ स्टोरी थॉट ऑफ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो उसके जो विचार हैं वो कैसे ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है, इसी वजह से सेल्वियन हिस्टोरी कहा गया। अच्छा, सेल्वियन हिस्टोरिकल सेल्वियन हिस्टोरियन इसका मतलब क्या है? इसका अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन ऑफ सेल्वियन हिस्टोरियन, तो उसमें आपको अभी आगे जो क्विज देंगे, क्विज में आपको बताया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखें। इसमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज इट इज़ द टेल ऑफ स्टोरी। जो उसमें उसके जो अर्न है उसकी स्टोरी जो है वो ब्यूटीफुल आर्ट वर्क की बात करता है। ठीक है, विच सेशन इज मेंटेन्ड इन दिस द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें किस सीजन की बात करता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो थर्ड स्टेंजा है मेरा, उसमें किस सीजन की बात करता है? क्योंकि उसमें स्प्रिंग सीजन की बात करता है। कहता है ओ हैप्पी हैप्पी विंग्स दैट कैन नॉट सीड योर लीव्स नॉर इवन बीट्स इन स्प्रिंग एडोन्स। ओके, तो इसमें स्प्रिंग सीजन की बात करता है। फिर क्वेश्चन नंबर, विच फ्रेज फ्रॉम ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न समरिज कीट रोमांटिक फिलोसफी। तो रोमांटिक फिलोसफी इसमें किस क्या है? बिल्कुल लास्ट की लाइनों में दी गई है। लास्ट से ऊपर की लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। जी आपसे और आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किस पोएम में दी गई है? तो ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न हो जाएगा। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में कौन से फिलोसफिकल लाइन दी गई हैं? तो ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ हो जाएगा। ठीक है, द स्पीकर सेज अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटेस्ट बिकॉज। तो क्या है? द स्पीकर सेड अहेड मेलोडीज जो स्वीट है उसके सॉन्ग्स हैं अहेड अहेड अनहर्ड बिना सुनने वाले। सुनने, अच्छा एक चीज़ बताए, बिना सुनने वाले कौन से हो सकते हैं? मेलोडीज कहने का मतलब उनको सिर्फ आत्मा के द्वारा अनुभूति किया जा सकता। इमेजिनेशन है, केवल इमेजिनेशन की बात करता है यहाँ पर, उससे अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, अनहेयर्ड मेलोडीज आर द मोर मीनिंगफुल ऑफ द स्पिरिट। केवल उसके आत्माओं को संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, इन द सीन्स विद टू लीव्स बनिश अ ट्री वाई डोंट दे किस। क्यों इन दिस सीन्स, किस सीन्स में विद टू लवर्स बेनिश अ ट्री, वो पेड़ में छपे हुए, दे डोंट
दे किस पे किस क्यों नहीं कर सकते भैया, क्यों? वो तो एक चित्र है। अब उसमें कहता दे आर फ्रोजन इन द टाइम, क्योंकि वो उसमें चित्रित हुए हैं। फ्रीजन, फ्रोजन इन टाइम है, वो वहाँ पर चित्रित हैं, ठीक है, इसलिए वो हमेशा एंग ही बने रहेंगे। तुम्हें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट एनिमल इन बीइंग टेकन द सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल। आप यहाँ पर एनिमल को किस एनिमल को सेक्रीफाइस के लिए ले जाया जा रहा, तो वो काऊ है। कभी कभी काऊ लिख के आ सकता है, तो कभी हैफर लिख के आ सकता है, हैफर या काऊ लिख के आ सकता है, वो आप दोनों को ध्यान रखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज डिड द स्प्रिंग अव्यू। तो इसको आपको बताना है। द पोएट्स डिस्क्राइब्स ट्रीज विच विल नेवर होल्ड इट्स लीव एंड विल नॉट से गुड बाय टू स्प्रिंग। अब यहाँ पे वो बात करना चाहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, वो क्या इस बात से समझता है कि द फ्रेज डिड द स्प्रिंग अहोड द पोएट डिस्क्राइब द ट्रीज, वो यहाँ पर वो ट्री का वर्णन करता है कि विच विल एवर होल्ड इन लीव, आपकी जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा ऐसे ही लगी रहेंगी, क्यों? एंड विल नॉट से गुड बाय द स्प्रिंग, और आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा ऐसे ही चिपकी रहेंगी, वो कभी भी झड़ने वाली नहीं है। आप और जब पत्तियाँ जब नहीं झड़ेंगी तो हमें स्प्रिंग सीजन जो है वो हमेशा आपके पास रहेगा। स्प्रिंग सीजन हमेशा, यानी बसंत ऋतु है, वो आपके पास हमेशा रहेगी, इसलिए हैप्पी की बात करता है। विलेजर्स एंड द प्रीस्ट एंड द और गदर टू प्लेटफॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, दिस सीन इज द डिस्क्राइब इन। इस सीन में क्या डिस्क्राइब किया गया? स्टेंजा 4 इन दिस पोएम। फोर्थ स्टेंजा में जो हमारा वर्णन किया गया है, ठीक है। विलेजर्स जो फोर्थ स्टेंजा है, इसमें इनको एक गाय को लिए जा रहा है। ही इज कमिंग द सेक्रीफाइस हु, वहाँ से आपने देखा होगा कि हु आर दे आर कमिंग टू द सेक्रीफाइस टू होल ग्रीन अल्टर एंड माइस्टियर प्रेस्ट, ठीक है। इन द फाइनल स्टेंजा एंड स्पीकर कॉल्ड और द एटिक सेप, सॉरी एटिक, तो एटिक की बात कर, ओ एटिक शेप, व्हाट डू यू मीन इन दिस वर्ड एटिक। एटिक का मतलब क्या है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि एटिक का मतलब क्या होता है। तो ग्रीक अपीयरेंस, एटिक शेप का मतलब ग्रीक अपीयरेंस। हुज लव मेक द स्पीकर फील जेलस इन दिस पोएम, किस सीन के द्वारा, हुज लव, किसका लव मेक द स्पीकर फील जेलस इन दिस पोएम में किसके लव को जेलस फील करता, तो लवर्स ऑन द अर्थ, जो उसमें लवर्स पड़े हैं, मेड एंड मेडन्स हैं, ठीक है, मेड एंड मेडन, जो प्रेमी प्रेमिकाओं की कुछ चित्रित है, उनको देखकर उसको जेलस फील होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस पोएम में क्या वर्णन किया गया, जेलस, हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो, तो आपको जेलस लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे। हु इज द ड्रेस्ड इन द शर्मिनेल सिल्क एंड फ्लावर्स काउ, ठीक है, क्योंकि उसको एक फ्लावर्स की मालाएं पहनाकर उसके खूब नहला धुलाकर किसको ले जाएं, किसको एड्रेस किया गया, तो यहाँ पर काऊ को। व्हाट डज द ग्रेसियन सिंबलाइज, तो इसका सिंबलाइज क्या है, ब्यूटी एंड द इमोर्टैलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा भैया, बहुत अच्छा। ये कि क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हाँ वास्तविक क्वेश्चन में कुछ है, वास्तविकता जो क्वेश्चन में कुछ है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। व्हाट डज द ग्रेसियन अर्न सिम्बोलाइज, जो ग्रेसियन अर्न है वो सिम्बोलाइज किसकी सिम्बोलाइज है,
तो ब्यूटी एंड इमोर्टैलिटी। आप क्वेश्चन गलत मत करिए, एक एक क्वेश्चन बहुत बिंदास। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट क्वालिटीज ऑफ द images and depicted in on the urn? They are the permanent and not subject. Oh, subject of density and death. ठीक है। नेक्स्ट, द पोएम इज रिटन इन। अब पोएम जो है हमने अभी हम क्विज कराएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्विज का वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि इसमें किस मीटर में लिखी गई है, कौन से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए पोएम को उसको वीडियोस को देखना बहुत आवश्यक है, वरना आप अनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो इन दिस द पोएम इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। और तो आपको कई एक ऑप्शंस दे देगा, एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक ट्राइटामीटर, पेंटामीटर, ट्राइटामीटर, वो सब दे देंगे। तो आपको केवल एम्बिक पेंटामीटर ही लगाना है, ये आप ध्यान रख। द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम इज, ओवरऑल द टोन कौन सी रहती है पोएम की? टोन पूछा जा सकता है कि पोएम की भैया ओवरऑल टोन कौन सी रह सकती है, तो इमोशनल रह सकती है। टोन जो है वो इमोशनल रह सकती है, रहेगी। व्हाट डज द शेड्यूल मीन द कंटेंट ऑफ द पोएम? ठीक है। फॉर ट्रीज इक्यूपाइड बाय द शोल्डर्स। ठीक है, तो ये आप मुझे बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड फॉरेस्टी चाइल्ड विच द पोएट। चलिए ऐसे ही थोड़े कर लेते हैं। स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड स्टिल फॉरेस्टी चाइल्ड विच द पोएट डिवाइस इन दिस यूज हेयर द। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा जा सकता है। भाई वो तो जो एग्जामिनर है वो कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। पूरी पोएम को, एक एक लाइन को आपको डिस्क्राइब किया गया। अब इसमें बताएंगे कि आपको इसमें कौन सी भैया फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो इसमें पर्सनिफिकेशन भी है और मेटाफर है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन इसलिए अनरेविस्ड ब्राइड, ठीक है। फॉरेस्टी चाइल्ड, फॉरेस्टी चाइल्ड, फॉरेस्टी चाइल्ड नहीं हो सकता। फॉरेस्टी चाइल्ड जो है, फॉरेस्टी चाइल्ड नहीं होता। चाइल्ड एक मनुष्य, फॉरेस्ट एक जंगल की बात, अनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करता है, इसीलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। दूसरे है कि चाइल्ड को फॉरेस्टी बता दिया गया, तो यहाँ पर मेटाफर भी। ये तो यहाँ पर ये दोनों हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और ये हमारे ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज द टेम्ब्रल ऑफ द पोएम? टेम्ब्रल्स इन द पोएम में, टेम्ब्रल्स क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टिम्ब्रल मीन्स होता है जो बजाने वाला कुछ यंत्र होता है, उसको क्या होता है जहाँ से साउंड निकलती है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, दाउ कंटेंट लीव दिस सॉन्ग बोल्ड लव। ये तो इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, दाउ आउट कंटेंट लीव दिस सॉन्ग। उनका जो सॉन्ग है वर्ड लवर्स है, तो अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी। इनमें फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या है। क्यों? अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना, डेड पर्सन या किसी को एड्रेस किया जाता है। ओ what kind of imagery in this the green altar? green altar lowing in the स्किल में ग्रीन इमेजरी की बात करी गई। तो व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी, किस प्रकार की सीन का वर्णन किया गया है कि यहाँ वहाँ पर क्या? टू द ग्रीन अल्टर, ग्रीन अल्टर ओ मैस्ट्रियस प्रिस्ट
Lost is thou the half flowing in the skis and the half skis the fund is garland dresses। तो वहाँ पर जो वर्णन किया गया वो किसका किया गया? तो पास्टोरल इमेज, एक गांव का है, एक गांव देहात क्षेत्र का टाइप का एक प्लेस है, वहाँ का वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन आता है 45, व्हाट डज द स्पीकर प्रिडिक्ट अबाउट द लवर्स इन दिस सीन ऑफ सीन 1। सीन 1 में जो है लवर्स के क्या प्रिडिक्ट करता है? दे विल ऑलवेज बी यंग एंड पैशनेट, वो हमेशा यूं ही उत्साहित और यूं ही यंग रहेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर द पेंटिंग, क्योंकि वो एक चित्र है, इसीलिए उसको वो हमेशा यंग रहेंगे। जिस पोजीशन में उनको पेंट किया गया है या प्रिंट किया गया है तो वो उसी पोजीशन में रहेंगे, इसलिए आप हमेशा यूं ही जवान रहेंगे। इसलिए What did the speaker image about the little town? लिटिल टाउन के बारे में क्या इमेज करता है? His image that it has fallen quite because the people have left to join sacrifice ceremony। क्योंकि जो वहाँ गांव के वर्णन की बात करता है कि सारे लोग जो हैं वो गांव छोड़कर चले गए हैं। गांव बिल्कुल क्लीन लग रहा है, बिल्कुल साफ लग रहा है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसलिए तो वो कहता है कि सारे, शायद ऐसा है कि सारे लोग हैं वो कहाँ गए हैं? वो सेक्रीफाइस को देखने के लिए गए। सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? काऊ का। ठीक है, तो सारे लोग हैं वो वहाँ चले गए हैं, गांव बिल्कुल खाली लग रहा है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच लाइन, दे स्ट्रीट आर इवर मोल विल साइलेंट बी। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? अपोस्ट्रोफी इसमें भी है, तो अपोस्ट्रोफी इसमें भी है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु टू whom thou said beauty is truth, truth is beauty। तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो फिर पर्सनिफिकेशन बन जाएगा। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन, इस लाइन में पोएटिक डिवाइस क्या है? कि हु आर इन दिस कमिंग इन सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस में पोएटिक डिवाइस क्या है? रेटोरिकल क्वेश्चंस। या इसमें ट्रिपल स्टार लगाओ, 4 स्टार लगाओ, 3 स्टार लगाओ, तुम लगाओ। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। टिक मत करिए वरना आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज। अब आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि पोएटिक डिवाइस जो है वो किस लाइन में पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस लाइन, इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई? तो रेटोरिकल क्वेश्चन किए गए। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कौन सा होगा? एफोरिज्म, 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 एफोरिज्म। तो आई होप इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन आपने देखा है कितना लार्ड, एक एक हीरा, बिल्कुल सोने की तरह क्वेश्चंस है। इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे। आई थिंक वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो इस सेकेंड पार्ट में हम इसके सारे के सारे क्विज कराएंगे। और क्विज भी बहुत ही एकदम एक एक क्वेश्चन चुना हुआ होगा, बिल्कुल ये हर एक कंपटीशन में बिल्कुल एक क्वेश्चन बाहर का नहीं जाने वाला है। ऐसे में आप आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।